नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी वाक्य से संबंधित, जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। यहाँ से हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। अगर आपने वाक्य समझ लिए तो आपके पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर पक्के हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमारा जो है 1 या 2 नंबर गलत ना हो और हम वहाँ पर अपना 1 प्लस कर जाएँ। तो वाक्य को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आखिरकार वाक्य होता क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। कोई भी शब्दों का व्यवस्थित समूह या सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कहूँ राम क्या है? एक शब्द है। अब इसके बाद मैं कहूँ ने खाना खाया। ये क्या है? एक पूरा वाक्य है जहाँ से मेरे को क्या हो गया, या मैं किसी को अपने जो फीलिंग है उसको शेयर कर सकता हूँ और किसी के पूरे जो वाक्य है उसको समझ सकता हूँ। ये क्या हो गया? हमारा वाक्य हो गया एक पूर्ण अर्थ दे जो। जैसे हम मैं सिर्फ यहाँ पे अगर राम ही राम कहूँ शब्द को, तो ये एक पूर्ण अर्थ नहीं है। ये सिर्फ क्या है? एक शब्द है जो कि हमें किसी चीज़ का बोध करा रहा है, किसी के नाम का बोध करा रहा है। पर अगर मैंने पूरा ही शब्द लिख दिया, यहाँ पे शब्दों का एक समूह बना दिया, सार्थक समूह, इसको अगर मैं समूह इसके जो क्रम है इसको भी उल्टा कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी में सार्थक क्रम की, तो सबसे पहले आ जाता है कर्ता, फिर इसके बाद आता है कर्म और इसके बाद आता है क्रिया। ये क्या है? हमारा सार्थक क्रम। किसी भी वाक्य का सार्थक क्रम ये होता है। दूसरी चीज़, वाक्य क्या है? हमारे भाषा की सबसे या भाषा या व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? हमारी वर्ण। वहाँ से हमारी भाषा शुरू होती है और जहाँ पे हमारी भाषा या कहें जो जिसका सबसे बड़ा रूप है वो कौन सा है? हमारा भाषा। तो सबसे बड़ा रूप कौन सा हो गया? भाषा हो गया। फिर बात करते हैं अगर इसके वाक्य के अंग की, तो वाक्य के 2 प्रकार के अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब कि जिसके बारे में हमने कुछ कहा है। यहाँ पे अगर सीधा सीधा मैं कहूँ तो उद्देश्य किसको कह सकते हैं हम? कर्ता को। जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उद्देश्य। फिर होता है विधेय। अब विधेय किसको कहते हैं? विधेय जो कर्ता के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? ये क्या हो सकता है? हमारा क्रिया या कर्म। उसको क्या कहेंगे हम? विधेय। कर्ता किसको कहेंगे? उद्देश्य को। मतलब कि जिसके बारे में कहा जाए वो कर्ता हो गया, यानी कि अगर वाक्य के उसमें कहें तो उद्देश्य, और जो उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। चलो अब देखते हैं आगे को। जैसे मैंने एक शब्द लिख रखा है, यहाँ पे एक हमने उदाहरण लिया है, रोहन खाना खाता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रोहन की। तो रोहन क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? उद्देश्य के बारे में कि खाना खाता है। तो ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। फिर अब बढ़ते हैं आगे, वाक्य के भेद। तो वाक्य के देखिए हमारे मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर। ठीक है, जो एक क्रिया के आधार पर है इसको हम वाच्य में अलग से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 2 ही रूपों के बारे में यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्यों की संख्या है वह 8 होती है, और जो रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर होती है वह होती है वाक्यों की संख्या 3। मुख्यतः हमारे इन तीनों से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो यहीं से पूछा जाता है, या तो संयुक्त वाक्य पूछा जाता है या फिर मिश्र वाक्य पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम जान लेंगे अर्थ के आधार पर 8 के 8 प्रकारों के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त या मिश्र वाक्य की। तो जो हमारा अर्थ के आधार पर पहला है वह हमारा विधिवाचक वाक्य। अब विधिवाचक वाक्य में क्या होता है? किसी भी क्रिया या बात के होने का बोध हो या विधि का बोध हो। ठीक है, जो भी कोई भी बात हो रही है या कोई भी क्रिया हो रही है उसका बोध हो तो हमारा क्या हो जाएगा? विधिवाचक। जैसे मैं कहूँ रोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा विधिवाचक। जहाँ पे भी हमारा कोई बात हो रही होगी या फिर कोई कार्य संपन्न हो रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? विधिवाचक। फिर है अगला हमारा निषेधात्मक। निषेधात्मक में क्या होगा कि जहाँ पे हमारा किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो। जैसे हमारा रोहन पढ़ रहा है, इसी वाक्य को हम जो 8 के 8 हैं इसी वाक्य को हम प्रयोग करते हुए देखते रहेंगे, तो उससे आपको क्या होगा? और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ रोहन पढ़ रहा है, ये क्या है? विधिवाचक हो गया। या फिर मैं कहूँ श्याम घूम रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? विधिवाचक हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं निगेटिव करूँ,
या निषेधात्मक करूँ तो मैं क्या कहूँगा, श्याम नहीं घूम रहा है। जहाँ पे भी कोई कार्य के ना होने का बोध हो, यहाँ पे हम जैसे रोहन पढ़ रहा है तो क्या हो गया, किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, विधिवाचक। अगर यहीं पे मैं कहूँ रोहन नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ पे कार्य के ना होने का बोध हो रहा है, कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। जहाँ पे भी हमारा नहीं शब्द आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। या फिर जहाँ पे भी कार्य ना होने का बोध हो वो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। तो ये हो गए दो प्रकार। अब देखते हैं अगला प्रकार हमारा अर्थ के आधार पर। तो अगला जो प्रकार है अर्थ के आधार पर वह है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक क्या होते हैं, जहाँ पे भी हमारा कोई भी किसी भी तरीके से का प्रश्न पूछने या सवाल करने की क्या हो, बोध हो। किसी वाक्य में अगर हमारा कहीं पे प्रश्न पूछना या फिर कोई भी किसी भी तरीके का सवाल पूछने का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे, हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, रोहन पढ़ रहा है, तो अब इसी को मैं कहूँ क्या रोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे प्रश्न किया ना कि क्या वह पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पूछा है, सवाल पूछा है। तो जहाँ पे भी सवाल पूछने का बोध हो या प्रश्न पूछने का बोध हो उसको क्या कहेंगे, हम प्रश्नवाचक। फिर है आज्ञावाचक हमारा अगला प्रकार, चौथा प्रकार। जहाँ पे भी क्या हो, आज्ञा का बोध हो या किसी को आज्ञा देने का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे, हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मैं कहूँ रोहन तुम पढ़ाई करो या रोहन पढ़ाई करो, ये क्या है, एक आज्ञा दी जा रही है उसको कि तुम यह कार्य करो। या मैं कहूँ रोहन तुम बाजार जाओ या रोहन तुम गाड़ी चलाओ, ये क्या है, सब आज्ञा दी जा रही है उसको किसी कार्य को करने के लिए। तो जहाँ पे भी हमारा आज्ञा का बोध हो, किसी को आज्ञा दिए जाने का बोध हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। फिर है हमारा अगला संदेहवाचक। तो संदेहवाचक क्या है हमारा, जहाँ पे भी संदेह या भ्रम प्रकट हो या भ्रम का बोध हो, यहाँ जिस वाक्य में ऐसा लगे कि संदेह हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम संदेहवाचक। जैसे मैं कहूँ रोहन पढ़ रहा होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ रहा होगा से क्या एक संदेह जैसा हो रहा है कि वो पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो जाए, एक संदेह या भ्रम पैदा हो रहा है। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि वह पढ़ ही रहा होगा। यहाँ पे क्या है, संदेह है कि शायद रोहन क्या है, पढ़ रहा होगा, या शायद वह खेल रहा होगा, या मैं कहूँ शायद वह खाना खा रहा होगा, गीता गाना गा रही होगी। संदेह है ना हर वाक्य में, पूर्ण नहीं है। तो जहाँ पे भी हमारा संदेह का भाव प्रकट हो उसको क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। फिर ऐसे ही है हमारा अगला प्रकार संकेतवाचक। तो संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो, आश्रित हो। जैसे मैं कहूँ रोहन पढ़ेगा तो पास होगा, अब यहाँ पे रोहन का पास होना किस पर निर्भर है, उसके पढ़ने पर। यानी कि जो रोहन का पास होना किसको संकेत कर रहा है, रोहन के पढ़ने पर। एक वाक्य दूसरे वाक्य की तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। जैसे मैं कहूँ अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल क्या होगी, लहराएगी। तो फसल का लहराना किसकी वो तरफ संकेत कर रहा है, बारिश के होने की तरफ। यहाँ पे एक वाक्य क्या होगा, दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा। अगर बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर है, हमारे बारिश पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी आश्रित हो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य क्या है, जहाँ वाक्य में इच्छा या शुभकामना प्रकट की जाए। जहाँ पे भी व्यक्ति क्या हो, या जिस वाक्य में भी क्या प्रकट हो कि इच्छा प्रकट हो या फिर कि कोई शुभकामना दी जा रही हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। जैसे क्या है, रोहन पढ़ाई में मन लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या है, इच्छा है। मैं कह रहा हूँ रोहन पढ़ाई में मन लगाएगा, ऐसी मेरी क्या है, मन की इच्छा है। भगवान करे रोहन क्या पढ़ाई में मन लगाए, ये सब क्या है, मेरी इच्छाएं हैं। जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाता है कि सदा खुश रहो, सदा खुश रहना क्या है, मन की इच्छा है या शुभकामना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इच्छावाचक। इसी से हमारा पुलिस कांस्टेबल में एक सवाल बना था इच्छावाचक वाक्य से। जहाँ पे भी हमारा किसी अपने मन की इच्छा प्रकट हो या कोई शुभकामना दी जा रही हो, जैसे मैं कहूँ तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या है, मेरी इच्छा है और साथ ही साथ क्या है, शुभकामना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी इच्छा या शुभकामना प्रकट हो वाक्य में,
तो वो क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इसका लास्ट विषेधात्मक विस्मयादिबोधक वाक्य। तो जहाँ पे भी हमारा क्या हो, हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध ये प्रकट हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। जैसे वाह रोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। देखिए जो हमारा विस्मयादिबोधक है, इसको सबसे आसानी से समझा जा सकता है कि इसमें ये चिन्ह लगा होता है। जहाँ पे भी आप ये चिन्ह देखोगे वहाँ पे क्या होगा, हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। या फिर हम सिंपल डेफिनेशन में कहें तो यहाँ पे भी हर्ष, सुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध ये सब वाक्य होंगे, और उसके बाद क्या लगा होगा, ये वाला साइन लगा होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक जो भी हमारे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य थे ये समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे रचना के आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अधिकतर क्या होता है यहीं से पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं गलतियाँ कर देते हैं, और वो गलती होती है हमारी संयुक्त और मिश्र वाक्य में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगा कि आप लोगों को यहाँ से कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो आप क्या होगा, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करोगे, और गलती नहीं होगी तो 1 नंबर या 2 नंबर वहाँ पे पक्का हो जाएगा हमारा परीक्षा में। तो इसको अच्छे से समझ लेना, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना लेना, ताकि बाद में भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के वाक्य हैं। पहला है हमारा सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। मैंने ऊपर बता दिया है आपको उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जा रहा है, और विधेय जो भी उसके बारे में, मतलब कि जो भी उस उद्देश्य के बारे में जो भी कहा गया है उसको क्या कहेंगे, हम विधेय कहेंगे। उद्देश्य मतलब कर्ता, और विधेय मतलब क्रिया या कर्म। इन दोनों में ये दोनों ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, गीता खाना खाती है, तो यहाँ पे क्या है, एक उद्देश्य। गीता क्या है, उद्देश्य है। मैंने क्या कहा, जिसके बारे में कहा जाए उसको क्या कहेंगे, गीता। तो गीता क्या है, उद्देश्य, और खाना खाती है क्या है, विधेय है। तो जहाँ पे भी एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो उसको क्या कहेंगे हम, सरल वाक्य। सिंपल सा है। जहाँ पे भी क्या हो, हमारा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देख ले, गीता हंसती है। यहाँ पे गीता क्या है, हमारा उद्देश्य, एक उद्देश्य, और यहाँ पे फिर हंसती है क्या है, उस गीता के बारे में जो भी कहा गया है, मतलब कि ये क्या है, विधेय है, और ये क्या हो गया, एक विधेय। तो ये कौन सा हमारा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला रूप। इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्या है, हमारा संयुक्त रूप। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्या हो, सरल वाक्य हो। ठीक है, जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो तो उनको क्या कहेंगे हम, संयुक्त वाक्य। और ये दोनों ही उपवाक्य हमारे ऐसे मिले होते हैं, उनके बीच में मिलाने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग कर देते हैं। 2 स्वतंत्र क्या होंगे, वाक्य होंगे, उनको क्या कहेंगे हम, वहाँ पे उपवाक्य कहेंगे। और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य जो है, ठीक है, या 2 संयुक्त वाक्य या 2 सरल वाक्य, सॉरी संयुक्त नहीं, सरल वाक्य, 2 सरल वाक्य किससे जुड़े होंगे, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और इसी के साथ अगर पहली पहचान तो क्या है, इसमें 2 क्या होंगे, 2 से अधिक सरल वाक्य होंगे। दूसरी पहचान क्या है, इसके बीच में क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय लगा होगा। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हमारे, शब्द भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और, तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु। जहाँ पे भी ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के ये शब्द आपको दिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त। इसी के साथ साथ अगर आप संयुक्त वाक्य को तोड़ते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जो उपवाक्य है वो दोनों अपने आप में स्वतंत्र होंगे और एक पूर्ण रूप देंगे। आपको लगेगा कि क्या है, कि ये वाक्य पूर्ण हो गया है। जैसे इसके उदाहरण से अच्छे से समझते हम। जैसे यहाँ पे है, बिजली थोड़ी देर आई और वह चली गई। अब मैं यहाँ पे आपसे कहूँ सिर्फ कि आप इतना ही पढ़िए, इसको मत पढ़िए। ठीक है, बिजली थोड़ी देर आई, वाक्य पूर्ण हो गया है कि नहीं, वाक्य पूर्ण हो गया है। और अगर मैं कहूँ अब आप इतना ही पढ़िए,
तो तब भी क्या है, वाक्य पूर्ण है, वह चली गई। ये इससे भी हमारा क्या पूर्ण सार्थकता आ रही है कि नहीं। तो ये पहला भी क्या है हमारा, ये भी क्या है एक संयुक्त सरल वाक्य है, और ये भी क्या है एक सरल वाक्य है। और इसके जो बीच में है ये क्या है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय या योजक चिन्ह से क्या बनने हैं, ये दोनों उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो ये क्या है स्वतंत्र है। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं हम। अगला उदाहरण क्या कहता है हमारा, अगला उदाहरण है हमारा जैसे उसे बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। देखिए जैसे उसने बहुत मेहनत की, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना ही पढ़ने को कहूँ तो इतने में से ही क्या वाक्य पूरा हो जा रहा है, मतलब कि ये क्या है एक उपवाक्य है या सरल वाक्य है। फिर सफलता नहीं मिली से भी वाक्य पूर्ण हो जा रहा है, तो ये क्या है दूसरा उपवाक्य है। और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एक योजक चिन्ह से या कि समुच्चय बोधक अवयव से। तो जहाँ पे भी हमारा दो सरल वाक्य हो और दोनों ही अपना, पहला तो क्या होगा कि इसमें एक या एक से अधिक क्या होंगे सरल वाक्य होंगे। पहली कंडीशन किसको पहचानने की, संयुक्त वाक्य को। दूसरा क्या होगा, ये दोनों जो सरल वाक्य हैं ये किससे, समुच्चय बोधक अव्यय से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। तीसरा क्या होगा, जब इसको तोड़ोगे, ठीक है, तीसरा हमारा जो इसको पहचानने की ट्रिक है, जब इनको तोड़ोगे तो दोनों के दोनों उपवाक्य क्या होंगे, अपना एक सरल, अपना एक अर्थ देंगे और पूर्ण अर्थ देंगे। सिर्फ अर्थ देने से ही नहीं, पूर्ण अर्थ देंगे, आपको नहीं लगेगा कि वाक्य में कोई अधूरापन है। तो वहाँ पे सीधा सीधा आप क्या कर दोगे, सरल वाक्य कर दोगे। ठीक है, सरल वाक्य की डेफिनेशन क्या होगी, खत्म होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो अब देखते हैं अगला। अब अगला क्या है हमारा अंतिम मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में भी क्या होगा, एक से अधिक उपवाक्य तो होंगे, सेम कैसा, संयुक्त वाक्य की तरह, परंतु यहाँ पे एक पहला जो वाक्य होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, और दूसरा क्या होगा, आश्रित। मतलब कि प्रधान वाक्य जो होगा वो क्या होगा, के बिना हमारा ये दूसरा पूर्ण ही नहीं होगा। जो आश्रित उपवाक्य है ये क्या होगा, प्रधान उपवाक्य पे निर्भर होगा, यह पूर्ण नहीं होगा। अगर मैं प्रधान वाक्य की बात करूं तो ये स्वयं में क्या होगा, अपूर्ण होगा। जैसे ही आप प्रधान वाक्य को पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, कुछ ना कुछ कमी है वाक्य में, और वो दूसरा वाक्य उसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा। ये क्या होगी हमारी, इसको पहचानने का एक पहला चीज हो गया। दूसरी हमारी योजक चिन्ह, जहाँ पे भी ये योजक चिन्ह आए कि, क्योंकि, इनसे, जो, जिसे, जिन्हें, जिनसे, या फिर जिसने, जब, तब, जैसा, वैसा, जितना, उतना आदि, ये सब जहाँ पे भी हमारे योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे समझ लीजिए आप क्या है, हमारा मिश्र वाक्य है। जैसे मैंने बात की थी कि इसमें क्या होगा, पहला प्रधान वाक्य होगा और दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा। इसको उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जैसे अध्यापक ने बताया कि, ये क्या है, एक उपवाक्य है, पहला या प्रधान उपवाक्य कहें तो इसे हम। अब जैसे मैं कहूँ कि आप इतना ही पढ़ो, इससे पीछे वाले को रहने दो, जैसे हम किस में कर रहे थे, संयुक्त वाक्य में। तो मैं कहूँ इतना ही पढ़ो, अध्यापक ने बताया कि, अब यहाँ पे हो रहा है ना कि कुछ तो अधूरापन है वाक्य में। जहाँ पे भी ऐसा हो कि कुछ ना कुछ अधूरा लगे, अध्यापक ने बताया कि, अब हम वेट कर रहे हैं कि अध्यापक ने क्या बताया भाई, उसके पीछे तो उसको वाक्य को पूरा करो। तो यहाँ पे क्या है, ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसा हो कि वाक्य की अपूर्णता का बोध हो, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाए, क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य। फिर इसी को देखिए, अध्यापक ने बताया कि, फिर क्या है, कल छुट्टी है। तो ये प्रधान जो आश्रित वाक्य है ये किस पे हमारा उस वो है, प्रधान वाक्य पे क्या है, आश्रित है। और मैंने दूसरा बताया था कि क्या, जहाँ पे भी हमारा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या है यहाँ पे हमारा की। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। उसने काम किया जिससे, अब मैं कहूँ सिर्फ आप इतना ही पढ़ो, उसने काम किया जिससे, अपूर्ण है। उसने अपयश कमाया, जिससे उसने क्या किया, अपयश कमाया। अब मैं अगर सिर्फ इतने ही पढ़ने को कहूँ, उसने अपयश कमाया, तो ये भी क्या है, अपूर्ण लग रहा है ना, कि भाई उसने अपयश कमाया, तो वो ये किस पे आश्रित है, पूरा प्रधान उपवाक्य पे। ठीक, जहाँ पे भी ऐसा हो
कि क्या पहला वाक्य जो हो प्रधान हो और दूसरा वाक्य क्या हो आश्रित हो, या फिर कहें कि अगर उसको तोड़ने पर हमारा दोनों स्वतंत्र ना निकले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे संयुक्त वाक्य में हो रहा था ना हमारा कि हम अगर दोनों को तोड़ दे रहे थे तो दोनों का क्या निकल रहा था, स्वतंत्र अर्थ। यहाँ इसका अलग स्वतंत्र अर्थ है, इसका अलग स्वतंत्र अर्थ है, पर ऐसा हमारा मिश्र वाक्य में नहीं हो रहा है। जैसे हम इसको तोड़ेंगे, मैंने सिर्फ इतना तोड़ा, अध्यापक ने बताया कि, तो ये क्या है, अपूर्णतावारी है, पूर्ण नहीं है। और अगर मैं यहीं पे बात करूं, जैसे बिजली थोड़ी देर आई, अब ये क्या है, पूर्ण हो गया अर्थ। पर ऐसा हमारे साथ मिस्र में नहीं हो रहा है ना। मिस्र में क्या है, अपूर्णता का बोध हो रहा है। और पहला क्या लग रहा है हमारा कि एक वाक्य क्या है, प्रधान है, और एक क्या है, उस पर आश्रित वाक्य है। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी विशेषता आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सबके साथ। और कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। बाय।